हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अभी रॉय पीसीएम क्लासेस में। स्टूडेंट आज फिर नई वीडियो के साथ आज जो हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th की फिजिक्स। और क्लास 12th की फिजिक्स यानी फर्स्ट बुक चल रही है हमारी। फर्स्ट बुक का अध्याय चौथा चल रहा है, गतिमान आवेश तथा चुंबकत्व। इसका एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक लेके चल रहे हैं जो कि बोर्ड एग्जाम में आपका 5 अंक का देखने के लिए मिलता है स्टूडेंट। तो इसलिए इस वीडियो को ध्यान पूर्वक से देखना है, वीडियो को एक सेकंड के लिए भी स्किप नहीं करना है, अन्यथा आपको टॉपिक क्लियर तरीका समझ में नहीं आएगा। ठीक है, आपको दिक्कत हो जाएगी टॉपिक समझने में, इसलिए वीडियो को पूरा देखिए, तभी आपको टॉपिक क्लियर तरीका से समझ में आएगा। ठीक है स्टूडेंट। और स्टूडेंट यदि आपने हमारे पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो जाकर के पिछले वीडियो को देख लीजिए, ताकि आपको वो भी टॉपिक जो है वो क्लियर हो जाए। ठीक है, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि बायो सावर्ट का नियम क्या होता है, यानी बायो सावर्ट्स लॉ, यानी कि बायो सावर्ट का नियम है क्या, इसका सूत्र क्या होता है, वो हम यहाँ पर देखने वाले हैं। बहुत ही सिंपल तरीका से बताऊंगा, आज के बाद आप कभी भी नहीं भूलोगे कि बायो सावर्ट का नियम होता क्या है। ठीक है, यानी कि एक बार में ही आपको याद हो जाएगा। बहुत ही सिंपल मेथड के माध्यम से आपको मैं यहाँ पर बताने वाला हूँ। ज्यादा लेंथी नहीं, ज्यादा हिंदी नहीं लिखना है, बस जो मैं बताऊं आपको बस उतना ही आपको लिखना है और उतना ही आपको तैयार करना है। ठीक है स्टूडेंट, तो आज के इस वीडियो में हम क्या देखने वाले हैं, बायो सावर्ट का नियम। लेक्चर नंबर है 76 लेक्चर नंबर है। इससे पिछले जो लेक्चर हैं स्टूडेंट उन्हें जाकर के देख लीजिए, ताकि आपको वो भी टॉपिक क्लियर तरीका से समझ में आ जाए। ठीक है स्टूडेंट, तो बने रहिए वीडियो के एंड तक स्टूडेंट। और स्टूडेंट यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करो और बैल क्लिक कर दीजिए, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलते स्टूडेंट वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए स्टूडेंट, हम बात करने वाले थे बायो सावर्ट के नियम की। तो देखिए, मैंने जैसा कि इससे पिछले वाले लेक्चर में, यानी मैंने इससे पिछले लेक्चर बनाया, सबसे पहला फर्स्ट वीडियो बनाया था मैंने, यानी कि इस चैप्टर का फर्स्ट वीडियो ऑस्टेड का प्रयोग। यानी कि जो वैज्ञानिक ऑस्टेड थे, ऑस्टेड ने अपना प्रयोग किया था। क्या प्रयोग किया था? उन्होंने ये प्रयोग किया था कि जब वो किसी धारावाहिक चालक में, यानी कि चालक, कोई चालक तार है उसमें धारा प्रवाहित करते हैं, यानी धारावाहिक चालक है नहीं, चालक में जब धारा प्रवाहित करते हैं तो धारा प्रवाहित करने से चालक के चारों तरफ एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। तो उन्होंने चुंबकीय प्रभाव को उत्पन्न करा था, यानी कि किसने? ऑस्टेड ने बता दिया था कि यानी कि जब किसी चालक में धारा प्रवाहित करते हैं तो उसके चारों तरफ एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, परंतु उन्होंने उसके लिए कोई संबंध स्थापित नहीं किया था, यानी कोई सूत्र नहीं दिया था। ठीक है नहीं, ये फायदा उठा लिया किसने? बायो और सावर्ट ने। ये दो नाम हैं और दोनों ही अलग हैं, यानी कि दो व्यक्ति हैं, ये दो वैज्ञानिक हैं, बायो और सावर्ट, ये दो वैज्ञानिक हैं। इन्होंने क्या किया? ऑस्टेड के प्रयोग को जब देखा, 1820 में दिया था। कितने में दिया था? 1820 में। और 1820 में जब इन्होंने देखा ऑस्टेड के प्रयोग को, किसने? बायो और सावर्ट ने, तो इन्होंने अपना एक नियम दे दिया, जिसको हमने बायो सावर्ट के नियम से जाना। यानी कि बायो सावर्ट का नियम क्या था? बायो सावर्ट का नियम तो कुछ ज्यादा कुछ नहीं था, बस केवल उनका जो उन्होंने दिया था ऑस्टेड भाई साहब ने, कि यानी कि किसी चालक में धारा प्रवाहित करते हैं तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। तो उस चुंबकीय क्षेत्र कितना उत्पन्न होता है किसी बिंदु पर, उसका एक संबंध स्थापित कर दिया था, यानी एक सूत्र बना दिया था उन्होंने। ठीक है ना। और इन्होंने एक चीज और बताई थी, डायरेक्शन भी बताई थी। जब बायो सावर्ट ने पूछा ऑस्टेड को कि इसकी डायरेक्शन क्या होगी, फॉर्मूला क्या होगा, तो ऑस्टेड भाई साहब इसको सिद्ध नहीं कर पाए, यानी कि बता नहीं पाए। तो अब बायो सावर्ट ने बताया था कि इसकी दिशा और इसका सूत्र। ठीक है, वो आज इसके इसमें देखेंगे। तो चलिए, सबसे पहले बायो सावर्ट ने क्या किया? सेम ऑस्टेड के प्रयोग को ही दोहराया। क्या किया? उन्होंने एक चालक तार लिया। जी मैंने तार लिया है, ये आपको दिखाई दे रहा है ना, ये एस की टाइप का दिखाई दे रहा है, मैंने ऐसे बनाया है, आप सीधा ही बना सकते हैं। तो ये आपका एक तार है, इस तार में हमने धारा प्रवाहित की है। क्या प्रवाहित की है? धारा आई। जब धारा प्रवाहित हो रही है तो इसके चारों तरफ क्या होगा भैया? चुंबकीय क्षेत्र होगा। मान लीजिए तार है तो इसके चारों तरफ क्या होगा? एक चुंबकीय क्षेत्र होगा। अब ये चुंबकीय क्षेत्र है वो कितना है? तो देखिए, जो बायो सावर्ट थे उन्होंने क्या बताया, उन्होंने एक यहाँ पर उन्होंने कहा कि एक अल्पांश के लिए हम बात करेंगे सबसे पहले। तो ऑस्टेड ने एक अल्पांश, सॉरी, बायो सावर्ट जो थे दो वैज्ञानिक, उन्होंने यहाँ पे अल्पांश ले लिया। ये अल्पांश यहाँ पर लिया उन्होंने डी एल अल्पांश। कितना अल्पांश है यहाँ से? डी एल। अल्पांश का मतलब क्या होता है? अल्पांश का मतलब होता है कोई लंबाई दी है, उसकी एकांक लंबाई या सबसे छोटी लंबाई जो सबसे सूक्ष्म हो। तो यहाँ पे सबसे छोटी लंबाई हमने यहाँ पे ली और इन्होंने बताया
कि यहां से अगर हम कोई आर दूरी पर एक कोई पॉइंट मान लेते हैं, ये मान लो बिंदु P, और कितनी दूरी पर, यहां से आर दूरी पर, जब आर दूरी पर एक बिंदु P लेते हैं तो इस पर चुंबकीय क्षेत्र हमें ज्ञात करना होगा। तो चुंबक देखिए, जब यहाँ पर dl छोटा अल्पांश है तो यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र भी उन्होंने बताया छोटा ही होगा। कितना होगा? छोटा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या किया, अभी अल्पांश लिया केवल बायो सेवर्ट ने, इस पे समझते चलना है, स्टेप बाय स्टेप में बता क्या रहा हूं। ऑस्टिन ने बताया था कि धारा प्रवाहित करते हैं चालक में तो उसके चारों तरफ एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, परंतु वो सूत्र नहीं बता पाए, न इसकी डायरेक्शन बता पाए। परंतु बायो और सेवर्ट जो वैज्ञानिक थे ये दोनों, ठीक है नहीं, फ्रांस के वैज्ञानिक थे, इन्होंने क्या कर दिया, इन्होंने सूत्र दे दिया और डायरेक्शन भी बताई। ठीक है नहीं, तो यहाँ पे उन्होंने क्या किया, ऑस्टिन भाई साहब के प्रयोग को दोहराया, धारा प्रवाहित की। ठीक, उन्होंने क्या किया, पूरे तार के लिए तो नहीं निकाल पाए, उन्होंने छोटे तार के लिए निकाला। क्यों? जब हम किसी चीज छोटे तार के लिए निकाल लेंगे तो बड़े के लिए तो आराम से निकाल लेंगे समाकलन करके। ठीक है नहीं, तो ऐसे ही उन्होंने क्या किया, एक अल्पांश के लिए चुंबकीय क्षेत्र बताया था, अल्पांश लिया, और ये अल्पांश में धारा होगी ना, अल्पांश लिया तो जब जब तार से होकर धारा जा रही है तो अल्पांश में धारा होगी, तो अल्पांश लिया और अल्पांश के कारण एक बिंदु लिया आर दूरी पर P, और उस पर उन्होंने चुंबकीय क्षेत्र की गणना की। तो उनके चुंबकीय क्षेत्र कितना, डीवी चुंबकीय क्षेत्र आया था, सूक्ष्म चुंबकीय क्षेत्र था। ठीक है नहीं, कहीं कहीं पर आपको पढ़ाया जाएगा डेल एल करके। ठीक है नहीं, यानी कि इस प्रकार से लिख के दिया जाएगा डेल और एल, कोई बात नहीं, आप डेल एल लीजिए या डेल डी एल लीजिए, दोनों बात एक ही है। ठीक है नहीं, ये भी सूक्ष्म के लिए होता है, ये भी सूक्ष्म खंड के लिए होता है। ठीक है नहीं, अब इन्होंने जो अल्पांश लिया, अब इसके कारण जो चुंबकीय क्षेत्र है वो थीटा कोण पे, तो यहाँ पर ये अल्पांश उन्होंने लिया, उन्होंने कहा कि यहाँ पे थीटा कोण पर हमने लिया है। क्लियर? तो ये इनका क्या होती व्यवस्था थी इनकी, इस प्रकार से। अब देखिए, इन्होंने बताया था कि ये चुंबकीय क्षेत्र यहाँ पर उत्पन्न हो रहा है, ऑस्टिन को बताया था, ये कई बातों पर निर्भर करता है। अल्पांश के कारण यहाँ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ है बिंदु P पर, ये कई बातों पर निर्भर करता है। वो कौन कौन सी बातें हैं? उन्होंने बताया था कि जो डीवी जो चुंबकीय क्षेत्र है वो इस धारा पर भी निर्भर करता है। पहली बात, धारा पर क्या करता है, निर्भर करता है। धारा का मान बढ़ाओगे तो चुंबकीय क्षेत्र बढ़ेगा, ये तो आपने ही बता दिया ऑस्टिन भाई साहब। उन्होंने कहा ठीक, यानी कि जब धारा बढ़ाएंगे तो चुंबकीय क्षेत्र ऑटोमेटिक ही क्या हो जाएगा, बढ़ने लगेगा, जब धारा को बढ़ाओगे तो इन्होंने बताया जो चुंबकीय क्षेत्र है वो धारा बढ़ाने पर बढ़ता है, पहली बात। तो इसका मतलब संबंध इसमें कैसा हुआ, समानुपाती का। ठीक है नहीं, यानी जैसे ये बढ़ेगा तो वो भी बढ़ेगा। दूसरा क्या बताया उन्होंने कि ये चुंबकीय क्षेत्र जहां उत्पन्न हो रहा है ये अल्पांश पे भी डिपेंड करता है कि आपने चालक तार कितना लंबा लिया है, कितना लंबा है उसमें धारा जो होगी उसके हिसाब से चुंबकीय क्षेत्र होगा। क्लियर? होने का ठीक। दूसरा उन्होंने बताया कि यहाँ पर जो कोण बन रहा है ना, कोण यहाँ पर ये कितने कोण पर आपने जो वो लिया है, क्योंकि यहाँ डायरेक्शन बताना पड़ेगा, बायो सेवर्ट डायरेक्शन बताया था। उन्होंने कहा जो कोण बन रहा है ये कोण पे भी निर्भर करता है, कि चुंबकीय क्षेत्र जो है वो साइन ज्या पर निर्भर करता है। कोण जो यहाँ पर थीटा कोण है, अल्पांश और चुंबकीय क्षेत्र के मध्य बनने वाला जो कोण थीटा जो है कि साइन ज्या पर निर्भर करता है चुंबकीय क्षेत्र, यानी कि इसे समानुपाती होता है। ठीक है नहीं, तो इन्होंने बताया तब ये तो कौन है, कितने कोण पर है वो वहां पर वैल्यू लगा करके निकाल लेंगे। क्लियर? दूसरा उन्होंने बताया कितनी दूरी पर ये तुमने बिंदु P लिया है, जितनी दूरी पर बिंदु P लोगे उसी के हिसाब से चुंबकीय क्षेत्र होगा, दूरी बढ़ाओगे चुंबकीय क्षेत्र घट जाएगा। क्योंकि समझिए ये तार है, इस तार में धारा प्रवाहित हो रही है, इसके पास अगर हम चुंबकीय क्षेत्र देखेंगे तो ज्यादा लगेगा, जैसे दूर जाएंगे तो कम, और दूर जाएंगे तो कम, और दूर जाएंगे कम। धारा देखिए, दूरी बढ़ा रहे हैं ऑटोमेटिक क्या हो, चुंबकीय क्षेत्र घट रहा है, इसका मतलब इसमें व्युत्क्रम का संबंध है, उल्टा है ना। तो उनने बताया उल्टा तो है परंतु बरक कर दो उसका, तो बरक का व्युत्क्रम होता है। तो ये इनकी चार बातें थी जिन पर निर्भर करता है। क्लियर? यहां तक क्लियर है? फिर मैं आगे चलता हूं। ठीक है स्टूडेंट, तो यहां तक क्लियर है आपको? चलिए आप देखिए, लिखना क्या होगा, आपको कुछ ज्यादा नहीं लिखना है, बस इतना ही लिखना है। क्या लिखना है? जो मैंने बताया, वायु सेवर्ट का नियम आपको कहीं लगाना है, लिखना है 1820 में वायु तथा सेवर्ट दो वैज्ञानिकों ने ऑस्टेड के प्रयोग के आधार पर धारावाही चालक में, ये धारावाही चालक जिसमें धारा प्रवाहित होती है उसे धारावाही चालक कहते हैं, ठीक है ना, धारावाही चालक में उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र में एक संबंध स्थापित किया जिसे बायो सावर्ट्स लॉ यानी कि बायो सावर्ट का नियम कहा जाता है। जिसे क्या कहते हैं? बायो सावर्ट का नियम कहा जाता है या कहा गया। ठीक है नहीं, अब देखिए आगे क्या करना है। इन्होंने अल्पांश के लिए गणना की थी, किसके लिए? अल्पांश के लिए। तो इन्होंने बताया बायो सेवर्ट के नियमानुसार
किसी धारावाही चालक बायो सेवर्ट के नियमानुसार किसी धारावाही चालक के डीएल यानी अल्पांश, छोटे से अल्पांश, डीएल अल्पांश के कारण बिंदु पी पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र डीवी निम्न कारकों पर निर्भर करता है। ये चुंबकीय क्षेत्र जो है वो निम्न कारकों पर निर्भर करता है। अब कौन कौन से कारक हैं समझिए। मैंने अभी आपको बताए थे कारक कि पहला कारक जो है इसका, पहले कारक क्या है कि ये चुंबकीय क्षेत्र जो है वो धारा के समानुपाती होता है। तो यानी कि डीवी चुंबकीय क्षेत्र है आपका, डीवी वो समानुपाती होता है धारा के, किसके, धारा के। पहला संबंध तो ये है, तो इसका मतलब ये है कि ये समीकरण फर्स्ट हो गया आपका। क्लियर, यहां तक क्लियर ना। धारा बढ़ाएंगे चुंबकीय क्षेत्र बढ़ जाएगा। दूसरा उन्होंने बताया कि ये चुंबकीय क्षेत्र जो है वो अल्पांश के भी समानुपाती होता है। तो यहाँ पर उन्होंने क्या किया, दूसरा संबंध बताया भैया, क्या बताया कि यही चुंबकीय क्षेत्र जो होता है वो अल्पांश के भी समानुपाती होता है, अल्पांश के, ठीक है नहीं। तो डीएल अल्पांश का समानुपाती होता है। समीकरण सेकंड हो गया, क्या हो गया, समीकरण सेकंड हो गया। यानी कि जब इसको डीएल की लंबाई, जितनी लंबाई होगी उसी के हिसाब से क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र होगा यहाँ पर, ठीक है। अब तीसरा इन्होंने क्या बताया, तीसरा जो था इनका सीमा, तीसरा था कि यही जो चुंबकीय क्षेत्र है, यही जो चुंबकीय क्षेत्र है, ये चुंबकीय क्षेत्र यहाँ पर जो कोण बन रहा है, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र डीवी अल्पांश तथा चुंबकीय क्षेत्र के मध्य बने कोण की साइन जेआ के समानुपाती होता है, चुंबकीय क्षेत्र जो होता है। चौथा संबंध इन्होंने क्या बताया था, चौथी बात ये थी, यानी कि चौथा क्या था, चौथा ये था कि यह चुंबकीय क्षेत्र अल्पांश तथा बिंदु पी को मिलाने वाली रेखा के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्या बताया कि यह चुंबकीय क्षेत्र डीवी अल्पांश से बिंदु पी के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी कि ये चौथा था इनका कहना। तो यानी कि इसका मतलब प्रोपोर्शनल 1/r स्क्वायर होता है। क्लियर, ये इसका क्या था, समीकरण बन गया चौथा, समीकरण बन गया भैया चौथा, ठीक है। पहला धारा के समानुपाती, दूसरा अल्पांश के समानुपाती, तीसरा है अल्पांश तथा बिंदु पी को मिलाने वाली रेखा के बीच बनने वाले कोण की साइन ज्या के समानुपाती, और अल्पांश से बिंदु पी के बीच की दूरी आर के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, ठीक है नहीं। तो ये इसके चार संबंध थे इनके। अब इसी से आधार पर इन्होंने क्या किया, इन्हीं को एक सम्मिलित रूप दे दिया और यहां पर बन जाता है फिर इनका एक सूत्र। तो चलिए आगे करते हैं, अब इसको हम आगे की तरफ करते हैं स्टूडेंट। अब हम बात करते हैं आगे, समीकरण जो आपके हैं, समीकरण फर्स्ट कॉमा सेकंड कॉमा थर्ड व फोर को सम्मिलित करने पर, जब ये सम्मिलित करेंगे, देखिए ये अब समीकरणों को सम्मिलित करेंगे, कैसे करेंगे, देखिए समीकरण चार दिए हैं, यहाँ पर भी डीवी है, यहाँ पर भी डीवी है, यहाँ पर भी डीवी है। तो डीवी को एक बार ले लीजिए, डीवी प्रपोर्शनल साइन है, प्रपोर्शनल लगाइए समानुपाती का। जो आई डी एल साइन थीटा ये सेम है ना, जो सामने है वो सब सामने लेना है। तो ये सामने लीजिए, तो आई को सामने, डीएल को सामने, साइन थीटा को भी सामने, जो बट्टे में उसे बट्टे में लीजिए, तो आर स्क्वायर को बट्टे में ले लिया जाएगा। क्लियर हो गया यहाँ तक। अब आगे मैं इधर की साइड करता हूँ, नीचे दिखाई नहीं देगा क्योंकि यहाँ लाइट का प्रकाश आता है, इसलिए दिखाई नहीं देता है, ठीक है नहीं, थोड़ी बहुत दिक्कत आती है, कोई बात नहीं। चलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऐसे में प्रोपोर्शनल साइन को हटाऊंगा तो यहाँ आएगा डी बी, प्रोपोर्शनल हटा दीजिए, ये आएगा आई डी एल साइन थीटा और बट्टे में आर स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर, यहाँ पर जो के है ना, वो के क्या है कि नियतांक है। चलिए मैं यहाँ पर करता हूँ, यहाँ पर इसको करते हैं, के क्या है, के है आपका एक नियतांक, क्या है ये, नियतांक है। और के का जो मान होता है स्टूडेंट, के का जो मान होता है वो के का मान होता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। अब यहाँ म्यू नॉट क्या होता है, म्यू नॉट जो होता है, ये म्यू नॉट आपको दिखाई दे रहा है, ये होता है निर्वात की चुंबकीयशीलता, निर्वात की चुंबकीयशीलता,
चुंबकीय शीलता, ठीक है नहीं, निर्वात की चुंबकीय शीलता होती है। ठीक है, अब देखिए इसको उठा के यहाँ पर रख दीजिए तो कितना हो जाएगा, जो हो जाएगा dv बराबर हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा और बट्टे में आर स्क्वायर। तो ये आपका सूत्र निकल आता है वायु सेवर्ट का नियम का, ये सूत्र है। अल्पांश के लिए ये सूत्र निकल के आता है। अब इसका समाधान कर दीजिए, अब निकल आएगा उड़तार के लिए, है ना। तो इतना सूत्र आपका निकल आता है, डी बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा बटे आर स्क्वायर। आई धारा है इसमें, डीएल अल्पांश की दूरी है, आर जो जहां से दूरी ली है बिंदु पी लिया उसकी दूरी है, थीटा तो कोण बन रहा है यहाँ पर, और बी चुंबकीय, बी जो है चुंबकीय क्षेत्र है, म्यू नॉट जो है आपका निर्वात की चुंबकीयशीलता है। ठीक है नहीं, इसका जो मान कितना होता है, जो निर्वात की चुंबकीयशीलता होती है इसकी जो वैल्यू होती है, इसका मान की बात करेंगे म्यू नॉट की, तो म्यू नॉट का मान होता है 4 पाई × 10⁻⁷ न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर। ये इसका मात्रक होता है म्यू नॉट का, 4 पाई × 10⁻⁷ इसका मान होता है। ठीक है, क्लियर स्टूडेंट, यहाँ तक क्लियर। यही होता है आपका वायु सेवर्ट का नियम। ठीक है, आपका वायु सेवर्ट का नियम है। यहाँ पर हमने इसलिए नहीं लिखा है क्योंकि यहाँ पर प्रकाश आता है, इसलिए यहाँ पर लिख नहीं पाते हैं, दिखाई नहीं देगा तो फायदा ही क्या लिखने का। ठीक है नहीं, इसलिए नहीं लिखा है। क्लियर स्टूडेंट, तो ये होता है आपका क्या, वायु सेवर्ट का नियम। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा, बहुत ही सिंपल तरीका से मैंने आपको समझाया है। ठीक है स्टूडेंट, अब देखिए डायरेक्शन की बात करते हैं। वायु सेवर्ट ने इसकी डायरेक्शन भी बताई थी, तो डायरेक्शन में उन्होंने क्या बताया था, सीधे हाथ का प्रयोग कीजिए। किससे कहा, ऑस्टेट से कहा कि ऑस्टेट भाई साहब सीधे हाथ का प्रयोग कीजिए, डायरेक्शन पता पड़ जाएगी। अंगूठा कर दीजिए धारा की दिशा में, धारा ऊपर तो अंगूठा कर दीजिए, उंगलियां कर दीजिए उसकी डायरेक्शन में जहां बिंदु पी है, तो यहाँ से मुझे ज्ञात करना है, तो हमने कैसे कर दिया। अब उंगलियां घुमाइए, उंगलियां ऐसे घूमेंगी ना, कि ऐसे ऐसे घूम जाएंगी, नहीं घूमेंगी ना, तो ऐसे घूमेंगी, तो यहाँ पर आएगा क्रॉस। इसका मतलब अंदर की तरफ है यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र, क्रॉस दिखे तो अंदर की तरफ। अच्छा चलिए, अब यहाँ पर अगर मान लीजिए किसी ने बोल दिया नहीं हम तो यहाँ पर लेना है, ये पॉइंट यहाँ लेना है, तब यहाँ पर लोगे, तो अगर पॉइंट यहाँ पी डैश लोगे तो यहाँ पर कहाँ पर आएगा, तो सिंपल है ना, आप क्या कीजिए, अंगूठा धारा की दिशा में कीजिए, उंगलियां उस बिंदु पी की तरफ कीजिए, यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। तो आपके उंगलियां घुमाओ तो ऐसे घूमेगी, तो आपका बाहर की तरफ आएगा, तो यहाँ डॉट आएगा, क्या आएगा यहाँ पर डॉट, तो यहाँ पर आएगा भैया डॉट। ठीक है नहीं, यानी बाहर की तरफ, तो यहाँ चुंबकीय क्षेत्र होगा बाहर की तरफ, तो सीधे हाथ का प्रयोग हम कर सकते हैं। तो यही था वायु सेवर्ट का नियम। क्या था ये, वायु सेवर्ट का नियम था। तो इस पर उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा, वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिए, ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे इसके एप्लीकेशन यानी अनुप्रयोग। ठीक है, वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।